हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ मेंडल के नियम के विचलन या मेंडल के जो अपवाद थे उन पर विस्तार से चर्चा करूंगी। आज पहला टॉपिक मेंडलवाद का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलिज्म। संकरण के माध्यम से भावी संतान के गुणों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, प्रभावी अप्रभावी लक्षणों में भेद होता है, तो मेंडल के महत्व से हमें ये भी जानकारी मिलती है। शुद्ध एवं अशुद्ध पादपों में इससे डिफरेंस किया जा सकता है। मेंडलवाद के आधार पर उच्च लक्षणों वाली संतानों को प्राप्त किया जा सकता है। अगला, रोग प्रतिरोधी पादपों जैसे गेहूं, गन्ना, चावल आदि की किस्मों का विकास किया जा सकता है। अगला, उन्नत किस्में बनाकर उनके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। अगला, आनुवंशिक रोग की खोज एवं उनके निदान में इसका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से मेंडल का जो रूल है वो इम्पोर्टेंट है और मेंडल के नियम पढ़ने से कई सारे महत्व, ठीक है, इसमें समझ में आते हैं। तो ये सारे महत्व लिखने के लिए बोर्ड में आपके आ सकते हैं कि मेंडलवाद का महत्व क्या है, इसकी चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, मेंडलवाद के या मेंडल के नियमों के अपवाद। अब मेंडल के नियमों के अपवाद पर जो विस्तृत चर्चा की है वो कॉल कॉरेंस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। इसमें दो थ्योरी आप लोगों को पढ़नी होती है, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। तो देखिए, पहला हमने डाला है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता की खोज कॉल कॉरेंस 1903 में की थी। कॉल कॉरेंस ने 1903 में की थी। आगे जब उन्होंने गुलाबांस मिराबिलिस जलापा के लाल पुष्प वाले, तो गुलाबांस का जो पुष्प होता है उसका बॉटनिकल नेम है मिराबिलिस जलापा, ये लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण या क्रॉस सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया, तो प्रथम पीढ़ी F1 में पौधे लाल रंग के न प्राप्त होकर गुलाबी पुष्प वाले प्राप्त हुए। जबकि मेंडल के नियम में जब क्रॉस कराया था प्रथम नियम में, तो सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। लेकिन इसमें जब क्रॉस कराया गया तो एक अन्य कलर के पौधे प्राप्त हुए, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता के नाम से जाना जाता है। ये मेंडल के नियम का विचलन है और ये मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता है। आगे देखें, जब इन F1 पीढ़ी के संकर पौधों का आपस में संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 25% पौधे लाल पुष्प वाले, 50% गुलाबी पुष्प वाले तथा 25% सफेद पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। अतः इनका क्रमशः 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि लाल रंग का लक्षण सफेद रंग के लक्षण के लिए पूर्णतः प्रभावी नहीं होता है, अतः अप्रभावी लक्षण भी किसी सीमा तक प्रदर्शित हो जाते हैं। इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब इसका क्रॉस करा के देखा गया तो आगे देखते हैं रेखा चित्र के माध्यम से, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प में जब क्रॉस कराया गया या संकरण कराया गया तो लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प को हम P1 पीढ़ी मानेंगे, माता पिता ये दोनों। अब जब क्रॉस कराया गया तो लाल पुष्प को कैपिटल WW, आप जो चाहें वो ये जोड़े में मान सकते हैं। मैंने WW लिया है कैपिटल। जब एक साइड नर हम WW लेंगे तो दूसरी साइड मादा हम स्मॉल WW लेंगे। तो ये जो युग्मक है वो मादा को बताएंगे और ये नर को बताएंगे। अब जब दोनों में क्रॉस कराया तो कैपिटल W स्मॉल W सभी गुलाबी पुष्प F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए। संकर पौधे हैं तो इनको हम F1 पीढ़ी कहेंगे। फिर इन सभी गुलाबी पुष्पों का आपस में हमने स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन करा के देखा, तो ये सभी गुलाबी पुष्प यहाँ लिख लेंगे, कैपिटल W स्मॉल W गुलाबी पुष्प, इसको आप नर कह सकते हैं। और दूसरी जो मादा थी कैपिटल W स्मॉल W, ठीक है, इन दोनों के साथ जब क्रॉस कराया गया तो ये पीढ़ी, ठीक है, F1 पीढ़ी थी। अब ये पीढ़ी जो बन के आएगी इसको हम P2 पीढ़ी कह सकते हैं और ये वाली F2 पीढ़ी होगी। ठीक, अब देखिए जब इनका क्रॉस कराया तो इसका कार्य हमने इससे कराया तो कैपिटल WW, फिर इसी का काम हमने इस वाले युग्मक से कराया तो कैपिटल W स्मॉल W, इसका कार्य हमने इससे कराया तो कैपिटल W स्मॉल W फिर से मिला, फिर इसका कार्य हमने इससे कराया स्मॉल WW मिला। कैपिटल WW को हमने लाल पुष्प माना तो हमने लाल लिख दिया, शुद्ध लाल पुष्प। कैपिटल W स्मॉल W को हमने गुलाबी पुष्प माना तो हमने लिख दिया गुलाबी पुष्प। तो इस तरीके से गुलाबी पुष्प ये 50% मिले हमें, और कैपिटल W स्मॉल W ये क्रॉस जब कराया तो स्मॉल WW हमने क्या माना था, ये सफ़ेद पुष्प माना था तो हमने यहाँ पे शुद्ध सफ़ेद पुष्प लिख दिया। तो इस तरीके से F2 पीढ़ी में 25% जो पुष्प थे शुद्ध लाल पुष्प मिले हमें, 50% गुलाबी पुष्प मिले और 25% हमें शुद्ध सफ़ेद पुष्प प्राप्त हुए। तो इस तरीके से मेंडल के नियम के विचलन को सिद्ध करता है ये डायग्राम, क्योंकि अगर प्लांट ये प्राप्त हुए थे मेंडल के प्रथम नियम में तो सारे लंबे पौधे प्राप्त होने चाहिए थे या सारे लाल पुष्प प्राप्त होने चाहिए थे इसमें, लेकिन लाल पुष्प ना प्राप्त होकर गुलाबी पुष्प अन्य तरीके के प्लांट मिले जो कि अप्रभावी, जो हमने सफ़ेद पुष्प लिया था उसने अपना यहाँ पर प्रभाव छोड़ा हुआ है।
तो इस कारण इसको क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। इसकी व्याख्या कॉलकॉरेंस ने की थी। दूसरा देखेंगे सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। सहप्रभाविता का मतलब है साथ साथ दोनों लक्षणों का प्रकट होना, ठीक है। जैसे ब्लड में जीन होते हैं साथ साथ दोनों अपना प्रभाव छोड़ते हैं, उसी तरीके से। अब देखें, यदि किसी जीन के दोनों युग्मकल्पी या एलील F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त या प्रकट होते हैं तो इन युग्मकल्पियों को सहप्रभावी युग्मकल्पी कहते हैं तथा इनकी आनुवंशिकता को सहप्रभाविता कहते हैं। उदाहरण, मवेशियों में त्वचा के बालों के रंग से संबंधित जीन के युग्मविकल्पी R1 एवं R2 सहप्रभाविता दर्शाते हैं। तो मवेशियों के उदाहरण से, जो कैटल्स होते हैं उनके उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। भूरे लाल बालों वाले मवेशियों को हमने माना R1 तथा सफेद बालों वाले मवेशियों को हमने माना R2 के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी के विषमयुग्मी संकर मवेशियों में R1 में लाल तथा सफेद दोनों रंगों के बालों का मिश्रण बनता है। जहां R1 और R2 का क्रॉस आपस में कराते हैं तो जो संकर मवेशी प्राप्त होते हैं वो R1 मिलते हैं। अब इसको जो R1 मिलते हैं इसको क्या कहते हैं, इसे चितकबरा रेयॉन कहते हैं। F2 पीढ़ी में भूरे लाल चितकबरे सफेद रंग के मवेशियों का अनुपात 1:2:1 होता है। इसमें भूरे लाल तथा सफेद मवेशी समयुग्मजी एवं चितकबरे मवेशी विषमयुग्मजी होते हैं। अब आगे डायग्राम की मदद से हम समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से। अब देखिए, भूरा लाल मवेशी ये नर है R1 और ये सफ़ेद जो मवेशी है R2 ये मादा है। तो इन दोनों को हमने पीढ़ी नाम दिए या P1 पीढ़ी कह सकते हो आप। जब युग्मक हम निकालेंगे तो R1 इसका लेंगे तो R2 युग्मक हो गए। जब इनका क्रॉस हम कराएंगे तो ये R1 प्राप्त होगा। अब R1 क्या है, ये संकर जो जंतु है चितकबरे इनको कहेंगे, ये F1 पीढ़ी हो गई, ठीक है। ये माता पिता और उनकी संतान, इसको क्या कहेंगे, इत्तेफेज को F1 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी में मेंडल के द्वितीय नियम के अनुसार हमने क्या कराया था, जो F1 पीढ़ी में हमें संकर प्लांट या जंतु मिले हुए हैं उनको आपस में हम स्वपरागण करा देते हैं। तो R1 एक को हमने नर माना इसी में से और एक को हमने क्या माना, मादा माना। जब आपस में हमने सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण की क्रिया कराई तो इसका कार्य हमने इस वाले युग्मक से कराया। तो R1 को हमने क्या माना, ऊपर भूरा लाल, तो हमने भूरा लाल लिख दिया। फिर इसका काम हमने इस वाले युग्मक के साथ कराया तो ये R1 मिला हमें, और R1 को हमने क्या लिखा हुआ है, चितकबरे, तो हमने चितकबरे लिख दिया। फिर इसका काम हमने इसके साथ कराया तो R1 फिर से हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से R1 चितकबरे हमने माना और चितकबरे कितने प्राप्त हुए, 50%। तो हमने 50% यहाँ पे ये लिख दिया, या 2 अनुपात आप कह सकते हो, ये दो अनुपात में प्राप्त हुए। फिर इसका कार्य हमने इससे कराया, इस वाले का कार्य पहले हमने इससे कराया तो ये मिला। फिर इसका काम हमने इस वाले से कराया तो क्या मिला, R2। अब R2 को हमने क्या माना, सफ़ेद माना हुआ है तो हमने सफ़ेद लिख दिया। तो जब हम अनुपात देखेंगे तो भूरा लाल हमें 1 मिला, चितकबरे वाले हमें 2 मिले और सफ़ेद वाला हमें 1 मिला। तो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप जब अनुपात हम देखेंगे तो 1:2:1। अब इसी का परसेंट अगर आप निकालना चाहें तो ये 25%, 50% और 25% हमें प्राप्त होंगे। जीन प्रारूप में जब अनुपात हम निकालेंगे तो 1:2:1 जीन प्रारूप भी लक्षण प्रारूप के समान ही होगा। और मवेशियों में सहप्रभाविता ये जो दर्शाई गई है ये मेंडल के विचलन के नियम को फॉलो करती है, और एक इसने कॉलकॉरेंस ने इस पर सबसे पहले व्याख्या की थी। ये मेंडल के नियम को ये चीज़ें फॉलो नहीं करती हैं। आई होप ये जो मेंडल का नियम था वंशागति वाला, ये लेसन फुली कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, और इसकी मैं 1 शॉर्ट वीडियो आप लोगों को बनाकर डाल दूंगी जिससे आपका ये लेसन वंशागति वाला फुल तैयार हो जाए।